हेलो व्यूअर्स, संधान आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले कुछ क्लासों से जो फॉर्मेटिंग बैच है, जैसे मैंने पहले बताया था असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ ही साथ हायर एजुकेशन एग्जामिनेशन के लिए और यूपी कमीशन और यूपीएससी में जो जीएस का सेक्शन है हम लोग उसको लेकर चल रहे हैं। उसमें फॉर्मेटिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फिलहाल अभी हमारी डेमो क्लासेस चल रही हैं, उसके बाद हम लोग उसको रेगुलर करेंगे। आज हम लोग प्राचीन इतिहास से एक टॉपिक लेते हैं, जिस टॉपिक में है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व गैर ब्राह्मणवादी जो धर्म हैं उनकी उत्पत्ति के क्या कारण थे। ठीक, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, संक्षिप्त चर्चा करेंगे। लेकिन इस चर्चा को जानने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, और वो है ऋग्वैदिक काल। समाज की उत्पत्ति के संदर्भ में हम यहाँ से चर्चा करेंगे, एक संक्षिप्त चर्चा ही करेंगे। ऋग्वैदिक काल जो था वह एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वैदिक आर्यों के द्वारा स्थापित समाज जो वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। वर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रंग, कलर। आर्यों ने अनार्यों से अपने आप को थोड़ा सा अलग रखने के लिए उन्होंने वर्ण व्यवस्था की शुरुआत इस मामले में की थी। बाद में ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, जो पुरुष सूक्त मंडल है, उस पुरुष सूक्त मंडल में सबसे पहले चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। हालांकि चतुर्वर्ण व्यवस्था का ये जो स्वरूप मिलता है उसमें कहा गया कि आदि पुरुष के मुख से ब्राह्मण, हाथ से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पांव से शूद्र का जन्म हुआ। यह प्रक्षिप्त माना गया है, यह प्रक्षिप्त था, इसको बाद में जोड़ा गया है। ऋग्वैदिक काल की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी, लेकिन ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये जन्म नहीं अपितु कर्म पर आधारित थी। यहां पर वो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वो व्यक्ति उस वर्ण में जाएगा। ठीक, ये व्यवस्था इसमें रखी गई थी, यानी सामाजिक गतिशीलता थी, सोशल डायनामिक की जो व्यवस्था थी वो हम ऋग्वैदिक समाज में देख सकते हैं। यहां पर सबसे बड़ी बात यह कि एक ही घर में दो भाई हैं, देवापी और शांतनु। देवापी क्षत्रिय कर्म करने ब्राह्मणी कर्म करने के कारण वो ब्राह्मण कहलाए, जबकि शांतनु क्षत्रिय कर्म करने के कारण क्षत्रिय कहलाए। ऋग्वेद का 9वां मंडल, जिस मंडल में कहा गया, एक लड़का है वो कहता है कि मैं कारु अर्थात मंत्रवक्ता, मेरी माता तिलपिसक है और मेरा पिता भिषज है। यानी एक ही वर्ण में, एक ही घर में वर्ण के अनुसार कार्य करने वाले जो व्यक्ति हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग पेशा अपनाए हुए हैं और अलग अलग कार्यों का संपादन कर रहे हैं। समाज में स्त्रियों की व्यवस्था भी काफी अच्छी है। समाज में लड़कियां जो है उनका उपनयन संस्कार किया जा रहा है, अर्थात उनकी शिक्षा पर अत्यधिक बल है। ऋग्वेद की आपको बताएं कि 60% जो ऋचा है वो महिला ऋषियों के द्वारा ही की गई है। जो वर्तमान की रिसर्च स्कॉलर के रूप में हम उसका उल्लेख कर सकते हैं, क्योंकि रिसर्च शब्द जो निकला है वो संस्कृत के शब्द से ही, शब्दावली से ही निकला है, ब्रिटेन से और बाहर से नहीं आया है। ये हमारी ही जो संस्कृत, जो हमारी जो डिक्शनरी है, वहीं से इस शब्द को इजाद किया गया है। तो 27 ऋषि महिलाओं ने कम से कम इस ऋग्वेद में 60% ऋचाओं की रचना की थी। अपाला, घोषा, सिक्ता, निबावारा, मृदांगनी, गार्गी, मैत्रेयी, ये तमाम ऋषि महिलाएं थीं जिन्होंने ऋग्वेद की रचना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी ऋग्वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति भी बहुत अच्छी थी। उन्हें दुहिता कहा गया, अर्थात जो स्त्री या जो लड़की अपने पिता को उसके हितों के पास ले जाए वो दुहिता, उसको अपने वर का अधिकार चुनने का अधिकार दिया गया है। विवाह आफ्टर पीरियड्स होते थे, जिसे आप संस्कृत भाषा में रजस्वला कहते हैं। अच्छा समझता, कर्म के आधार पर व्यवस्था, स्त्रियों की व्यवस्था बहुत अच्छी, समाज में सोशल डायनेमिकली ये जो व्यवस्था थी बहुत अच्छी थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में, चूंकि ऋग्वैदिक काल जो था वो एक तरीके से पशुचारणिक समाज था, अर्थव्यवस्था जो थी वो पशुचारणिक थी, कबीलाई समाज था।
तो स्वाभाविक था कि समानता की स्थिति थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब संपत्ति का महत्व बढ़ने लगा, भूमि का महत्व बढ़ने लगा, तो ये समाज धीरे धीरे बदलना शुरू हो गया। अब जन्म इसमें निरंतरता रही। पितृ सत्तात्मक समाज ऋग्वैदिक काल में भी था और पितृ सत्तात्मक समाज उत्तर वैदिक काल में भी था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। परिवर्तन कहाँ आया? जब अर्थव्यवस्था बदली, संपत्ति का महत्व जब हुआ और समाज में भूमि का महत्व बढ़ने की वजह से समाज में बदलाव आया। अब जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था आ गई। जो व्यक्ति जिस घर में पैदा होगा वो व्यक्ति उस वर्ण का हो जाएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। और इस ऋग्वैदिक काल की अंतिम स्थिति में शूद्र एक स्पष्ट वर्ग के रूप में अस्तित्व में आ गया। सबसे बड़ी बात, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं का जो उपनयन संस्कार होता था उसको रोक दिया गया, जिसका सीधा प्रभाव उनकी शिक्षा पर पड़ा। इसमें एक हम बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद देखते हैं। जब गार्गी अपने तीक्ष्ण उत्तरों प्रश्नों से याज्ञवल्क्य को भी परेशान कर देती है, अंत में याज्ञवल्क्य कहते हैं, गार्गी चुप कर वरना तेरा सर तोड़ दिया जाएगा। ये पुरुष वाली सत्ता का थोड़ा सा नमूना आपको यहाँ मिलता है। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में हम परिवर्तन देखने को मिलता है, जो अब मैंने आपको बताया। कर्मकांड बढ़ने शुरू हो गए, बड़े बड़े यज्ञ होने शुरू हो गए। इन यज्ञों ने और इन कर्मकांडों ने कहीं न कहीं समाज को प्रभावित करना शुरू कर दिया। राजाओं ने, दिशाओं के आधार पर राजाओं का वर्णन होना शुरू हो गया। पूर्व का राजा सम्राट, मध्य का राजा, उत्तर का विराट, दक्षिण का भोज। ठीक, इस प्रकार की जो अवधारणा, सबके लिए अलग अलग यज्ञ का प्रावधान किया गया। कौन सा राजा कौन सा यज्ञ करेगा, ये जो कर्मकांड शुरू हुए, इस कर्मकांड ने समाज को धीरे धीरे कर्मकांड के दलदल में ही धंसाना शुरू कर दिया। कहा गया, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। एक अश्वमेध यज्ञ में लगभग 649 पशु काट दिए जाते थे। काफी रक्तपात की स्थिति की 649 पशु को एक ही यज्ञ में काट दिया जाए। समाज में जो ऋत्विज थे, जो मुख्य पुरोहित इसका संपादन करते थे, उनको 2,40,000 गायें दान में दी जाती थी। इतनी बड़ी व्यवस्था रखी गई। वाजपेयी यज्ञ रखा गया, पुरुषमेध यज्ञ रखा गया जिसमें पुरुषों की बलि दी जाती थी, सर्वमेध यज्ञ रखा गया, सौंतरामणि यज्ञ रखा गया। अश्वत्थामा ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शूलगव यज्ञ किया था, जिसमें नंदी की बलि दी जाती है। सोचिए, ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस काल में कर्मकांड जो है वो अपनी स्थिति को पहुंचे, मतलब कह सकते हैं कि चरम हो गया। पंच महायज्ञ जो कि है गृहस्थों को करने थे। समाज में ये व्यवस्था, यहाँ एक यज्ञ नहीं हो रहा है, पंच महायज्ञ डेली करना है, ब्राह्मणों को संतुष्ट करना है। तमाम तरह के जो कर्मकांड हुए उससे समाज कहीं ना कहीं उबने लगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते, ये पृष्ठभूमि मैंने आपको बताया कि 6ठी शताब्दी तक ईसा पूर्व आते आते सब ये जो समय था ये बुद्ध का पीरियड था। आपको बता दें, इतिहास में कोई बुद्ध का काल नहीं था, बुद्ध का समय नहीं उल्लेखित है। ये जो पीरियड है ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का ही समय है, न कि बुद्ध का काल है। 1000 ईसा पूर्व में लोहे की स्थिति आती है। मैं आपको बता दूं, ये अभी तक के डाटा है, लेकिन डाटा 1000 ईसा पूर्व के पहले के भी जा रहे हैं। 1500 ईसा पूर्व तक लोहे का अस्तित्व मिलता है सोनभद्र में, राजा कटीला, झूसी में, प्रयागराज के कुछ क्षेत्र में लोहा 1500 ईसा पूर्व के पहले जा रहा है, जो नई शोध हुई है। हड़प्पा सभ्यता भिर्राना में जो हरियाणा में जो खुदाई हुई है, उससे हड़प्पा सभ्यता 8000 ईसा पूर्व के पहले जा रही है। शोध चल रहे हैं और हमें नई चीज देखने को मिलेगी। फिलहाल ये हमारे टॉपिक का विषय नहीं है, हम जिस पर चल रहे हैं उस पर हमको चलना चाहिए। उत्तर वैदिक काल कर्मकांडों से भरा हुआ काल हो गया और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते ये अपने चरम अवस्था में था। 1000 ईसा पूर्व में लोहे का जो प्रयोग शुरू हुआ वो कृषि में नहीं हुआ, बल्कि अस्त्र शस्त्र में हुआ। अस्त्र शस्त्र बनाने में लोहे का सबसे पहला प्रयोग किया गया
और छठी शताब्दी ईसा पूर्व लगभग 600 से 700 ईसा पूर्व में सबसे पहले कृषि में लोहे का प्रयोग किया गया। अब चूंकि लोहे का फाल प्रयोग किया गया कृषि में, तो उत्पादकता स्वाभाविक है कि बढ़नी थी। जब उत्पादकता बढ़ेगी तो एक वर्ग भी आएगा, क्योंकि अधिशेष उत्पादन हमेशा एक पुनर्वितरण वितरण के लिए एक वर्ग की आवश्यकता को निश्चित करता है। अब समाज में वैश्य वर्ग की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी महसूस हुई। वैश्य वर्ग ने समाज में तीसरा स्थान अपने आप को देखा और आक्रोश या असंतोष होना स्वाभाविक था, वो हुआ, जिसके फलस्वरूप उस वर्ग ने गैर ब्राह्मणवादी जो धर्म थे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उनको अपना समर्थन दिया। लोहे के साथ साथ हम समाज में कृषि में आई जो उत्पादकता है उससे गैर कृषि जो गतिविधियां शुरू हुई, उससे वैश्य वर्ग का प्रभावी होना, और फिर बाद में समाज में जो कि है एक वर्ग का निश्चित स्थिति को प्राप्त करना, और उस वर्ग ने गैर ब्राह्मणवादी धर्मों को आगे बढ़ाया। ये एक क्रमबद्ध प्रक्रिया थी। समाज दो भागों में डिवाइड हो चुका था। एक तो समाज में सुविधा युक्त वर्ग, जो उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय थे, एक के हाथ में धर्म की ध्वजा थी तो दूसरे हाथ में राजनीतिक सत्ता थी। दोनों एक दूसरे को के साथ थे। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत, राजा को मान्यता दिलाने के एवज में ब्राह्मण अपनी व्यवस्था सुनिश्चित रखते थे। राजा को मान्यता, समाज में मान्यता दिलाने के एवज में वो अपने दान दक्षिणा को सुनिश्चित रखे। दूसरा वर्ग जो सुविधा विहीन वर्ग था, इसमें वैश्य और शूद्र थे, तो समाज में संतोष होना स्वाभाविक था। यह असंतोष ही गैर ब्राह्मणवादी धर्मों को प्रश्रय प्रदान करता है। तीसरा, समाज में चूंकि व्यापार वाणिज्य जब होता है तो समाज में शहरीकरण का प्रोसेस होना आवश्यक हो जाता है। यही हुआ। उस समय नए नए नगर जो स्थापित हुए, चाहे वो मथुरा हो, चाहे कपिलवस्तु हो, चाहे अंग हो, चाहे आपके पाटलिपुत्र हो, ये सारे के सारे जो नए नगर अस्तित्व में आए, इन सारे के सारे नगरों में सबसे बड़ी बात ये थी कि एक तो समाज का वो वर्ग जो पिछड़ा था वो भी समाज की मुख्य धारा में आ रहा था, और दूसरा ब्राह्मण जो व्यवस्था थी उसने हमेशा शहरीकरण का विरोध किया। बौद्धायन धर्म सूत्र में तो ये भी कहा गया कि शहरों में जाना निंदनीय है, नहीं जा सकते आप, आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ग्रामीण जीवन को काफी अच्छा कहा गया। गैर ब्राह्मणवादी धर्मों ने शहरीकरण को की जो प्रक्रिया थी उसको प्रोत्साहन दिया, जिसके फलस्वरूप समाज के लोगों ने इस वर्ग को अपना प्रश्न दिया। हम आर्थिक क्रिया गिना रहे हैं तो उसमें कृषि को बिना बताए हम इस काम को नहीं कर सकते। कृषि में चूंकि ये काल कृषि की उन्नति का काल था, काठक संहिता में 24 बैलों के द्वारा जोतने वाले हल का प्रयोग मिलता है, यानी बैल यानी जो बछड़े वो कृषि का आधार स्तंभ थे। और यहाँ पर कॉन्सेप्ट था वैदिक हिंसा हिंसा न होती, पशुओं को काट दिया जाता था। तो स्वाभाविक है कि जो कृषक वर्ग है वह इनकी ओर आकर्षित होगा, और आकर्षित हुआ। उन्होंने गैर ब्राह्मणवादी धर्मों को क्या किया, अपना प्रश्रय दिया। गाय को अन्नदा वर्णदा और सुखदा कहा गया, तो ये कहीं ना कहीं इनके लिए एक फेवरेबल थिंग हुई। तीसरा, व्यापार वाणिज्य जब चलता है तो सूदखोरी भी चलती है। सूदखोरी भी चलती है। सूदखोरी का तो उसमें बहुत आज के समय बैंकिंग जो प्रक्रिया चल रही है, चाहे वो आपकी रिटेल बैंकिंग हो, चाहे वो आपकी कोई बैंकिंग, उसमें आपको सूदखोरी, बैंक इसीलिए हुए। ब्राह्मणवादी धर्मों में खासकर बौद्धायन धर्म सूत्र में कहा गया कि ब्राह्मण को ऐसे घर में पानी नहीं पीना चाहिए जहां पर सूदखोरी का काम होता है। ऋग्वेद में वेकनाट शब्द का प्रयोग हुआ, लेकिन बुद्ध ने इसको अपना समर्थन दिया। बुद्ध ने अपने संघ में रेडी लोगों का प्रवेश वर्जित कर दिया, जिससे समाज में और ऐसे वर्गों को प्रोत्साहन मिला। सूदखोरी को तत्कालीन गैर ब्राह्मणवादी धर्मों ने अपना प्रश्रय दिया, जिससे कहीं ना कहीं यह व्यवस्था उभर के सामने आई। फिर हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि
जो धार्मिक कारक हुए, धार्मिक कारक में पुरोहितवाद। मैंने बताया कि ऋत्विज को 2,40,000 गायों का दान दिया जाता था एक यज्ञ के संपन्न होने पर। डेली पंचमहायज्ञ किया जाना, डेली चीजों को करना कहीं ना कहीं समाज में टेंशन पैदा कर रहा था। उस टेंशन ने गैर ब्राह्मणवाद धर्मों को परिचय प्रदान किया, क्योंकि समाज ऐसे धर्म को खोजने लगा कि जिसमें इस प्रकार का कोई आडंबर न हो। तो आडंबर विहीन धर्म की खोज यहाँ पूरी होती है जब गैर जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने अपना सीधा साधा स्वरूप यहाँ पर क्या किया कि प्रस्तुत किया। इसके साथ साथ हम देखते हैं इसी समय उत्तर वैदिक काल के अंत में उपनिषदी विचारधाराएं भी प्रबल हुई। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है वेदांत, वेदों के अंतिम भाग। उपनिष किसी के पास बैठना और ज्ञान की प्राप्ति में, ये था उपनिषद का। उपनिषदों में कर्मकांड का खंडन किया गया है, सर्वत्र सत्य को जानने की उत्कंठा है। मुक्तिकोप उपनिषद में 108 उपनिषदों की चर्चा की गई है और इन उपनिषदों में कर्मकांड का पुरजोर विरोध किया गया है। कठोर उपनिषद में यम और नचिकेता का विवाद है, वाद विवाद है। वृदारण्यक उपनिषद में गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद है। उसी प्रकार उपनिषदों में यज्ञों को टूटी हुई नौका के समान बताया गया है, जिससे आप भवसागर पार नहीं कर सकते। तो ये कॉमन फैक्टर था कि समाज में इस पर जो है एक पृष्ठभूमि इन सभी चीजों ने क्या की, पैदा की, जिससे आगे चलकर ये धर्म गतिशीलता प्राप्त कर सके और समाज में एक नए धर्म की। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, जब आप हर एक चीज को प्रोसेस में डालेंगे, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धर्म और लास्ट में उपनिषद, और सबके बारे में बाइफरकेट आपको 150 से 200 शब्द में इस चीज को लिखना है। देखिए मैं बताऊं, मेंस की राइटिंग या चीजों के लिखने में कभी भी अति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। आप सीधा सपाट लिखिए, बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हिट करिए, सटीक लिखिए, बकैती मत करिए। बकैती से नंबर नहीं मिलता है। बाबर बहुत बड़ा था, ठीक है भाई, ठीक था, 10 फीट का था, सबको पता है, छोड़िए, ठीक है। बहुत बड़ा था, बहुत विशाल था, बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है, अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं। इन सब शब्दों का प्रयोग करके आप अपने शब्दों की गरिमा को गिराते हैं, ठीक है। कमरे इतना बड़ा तो था नहीं, महान इतना तो था नहीं। टू द पॉइंट लिखिए, बिना बकैती के लिखिए, नंबर अच्छे पाइए, ठीक है। तो हम लोग आगे चल के एक नए क्वेश्चन पर फिर अगले दिन फॉर्मेट